नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा संपन्न। थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश से की मुलाकात। चांगलीमंथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में हुए शामिल। बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपने समकक्ष से होगी द्विपक्षीय वार्ता। नेशनल असेंबली में भी होगा राष्ट्रपति का संबोधन। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट। दिल्ली पुलिस ने कार डीलर अमित को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी आई सामने। कुलगाम और सोपोर जिले में जमाते इस्लामी के 225 ठिकानों पर छापे। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया कुलगाम का एक डॉक्टर ताजामुल मलिक। और कर्नाटक में गन्ना किसान एक बार फिर सड़कों पर। राज्य में कई जगह विरोध प्रदर्शन। 3,500 रुपए प्रति टन गन्ने का मांग कर रहे हैं दाम। और सबसे पहले खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस में। इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कार डीलर अमित को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसमें दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी यह खबर है। कार डीलर अमित को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार इसी डीलर से खरीदी गई थी। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दिल्ली ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। अचानक से कार में हुआ है तेज धमाका और धमाके के बाद आग भड़क उठी। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कितना भीड़ वाली ये जगह पर, उस भीड़ भाड़ में ये सड़क पर रेड लाइट पर ये कार खड़ी थी और अचानक उसमें ब्लास्ट हुआ और उसके बाद तेज आग भड़क उठी। तो दिल्ली ब्लास्ट में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और इसी के बीच जिस डीलर ने ये कार बेची थी उसे हिरासत में ले लिया गया है। कार डीलर इस वक्त अरेस्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है। अमित उसका नाम है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार इसी डीलर से खरीदी गई थी। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। अब देखना है क्या कुछ और जानकारी निकल कर आती है अमित से। और इस बीच जो दिल्ली ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ रही है। अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेजेस सामने निकल कर आ रही है जिससे कितना भयानक और भयावह था ये ब्लास्ट, उसका अनुमान लगाया साफ तौर पर लग रहा है। और अचानक से ये कार में हुआ है तेज धमाका। इस सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि रेड लाइट में ट्रैफिक के बीच में ये कार खड़ी थी और एकदम से उसमें ये ब्लास्ट हुआ और फिर आग भड़क उठी। तो दिल्ली धमाके में नया खुलासा आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इसके तार नजर आ रहे हैं। मुजम्मिल मोहम्मद उमर करते थे यूनिवर्सिटी में काम। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच जुटा रही है इस पूरी घटना जांच करते हुए इसके सबूत और प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ से भी इस पूरे केस में पूछताछ की जा रही है। जब्त अमोनियम नाइट्रेट को लेकर भी जांच तेज हो गई है। 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ था और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और यही वजह है कि हर एंगल, हर पहलू पर, हर नई जांच पर इस वक्त बारीकी से जांच जारी है। तो दिल्ली धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मुकेश शुक्ला लगातार इस पूरी खबर पर, घटना पर नजर बनाए हुए हैं। रुक करते हैं मुकेश का। मुकेश, लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो कार डीलर है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ और इस वक्त जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए अभी अमित की जो थी उसकी शिनाख्त की जा रही थी, उसको ढूंढा जा रहा था, बाद में डीलर को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये सलमान से देविंदर से डीलर और डीलर के बाद ये तारिक को गाड़ी बेची जाती है और तारिक उमर को ये गाड़ी देता है। ऐसा ये पूरा कनेक्शन जो है इसको जोड़ने की जो कड़ी है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में अमित से पूछा जा रहा है कि ये गाड़ी तुमने किससे खरीदी, कौन आपके पास लाया था, क्या इसके बीच में और भी कोई पिलर था जो देविंदर के बाद जुड़ा, या अमित ने गाड़ी तारिक से पहले किसी को बेची। तो ये कनेक्शन
कनेक्शन भी जांचने की कोशिश की जा रही है। और कार के जो कागजात हैं वो सलमान के नाम शुरू से ही थे, तो कागज क्यों नहीं चेंज किए गए? क्या इन्होंने मिल करके कोई कागज चेंज किए या उसमें गलत कागज का इस्तेमाल किया इसको सलमान के नाम पर ही रखने के लिए? ऐसा क्यों ऐसा हुआ? ये सब सलमान को पहले दिन जब अरेस्ट किया गया तो उसने बताया था कि गाड़ी उसने बेच दी है। तो ये अब ये एक इसमें कंटिन्यूटी को है वो उस एंगल से चेक किया जा रहा है। कुछ भी इसमें सस्पेक्टेड है तो उस पर भी जो एजेंसी है वो लगाम लगाएगी और पकड़ने की कोशिश करेगी। और बड़ा पहलू है क्योंकि इस कार का जो रोल है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले उमर इस गाड़ी को चलाता है, तारिक के साथ इसकी फोटो भी आती है, तो कहीं ना कहीं इस कार को ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कार आखिर किस रोल में आई। क्या इसको ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल करना था या इससे पहले भी इस कार का कहीं इस्तेमाल हुआ? कहीं चोरी की कार तो नहीं थी, इसका नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई हो, कागजों के साथ छेड़छाड़ की हो? तो ये तमाम जो जांच के पहलू हैं इस पर बात की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अभी हमने कुछ देर पहले ब्लास्ट का वीडियो जो चलाया, दिखाया कि किस तरह से ये मेरे ठीक पीछे ये रेड लाइट है और रेड लाइट के साथ में ही ये ब्लास्ट होता है और इसी कैमरेज में ये सारी तस्वीरें कैप्चर हो जाती हैं। ब्लास्ट का धमाका आप देखिए, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी कि जो ऑन कैमरे थे वो ब्लैकआउट हो जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि धमाका बहुत ज़ोर था। इसमें किस तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया, क्या यही जो एक्सप्लोसिव था जो पुलिस ने मुजम्मिल के पास से पकड़ा, क्या उसी को इसमें लेकर के आए? उसका बचा हुआ कुछ रॉ इनके पास रह गया था। अब उमर को ये समझ में नहीं आ रहा था इसका वो करे तो करे क्या, और उसको आनन फानन में लेकर के वो फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। क्या शाहिदा ने इसको कुछ आगे के लिए हुक्म दिया या किसी और के हुक्म में ये यहाँ पर 3 घंटे तक वेट करता रहा अपने साथियों के साथ और फिर इसने आनन फानन में जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसको ब्लास्ट कर दिया? नहीं तो ये जया जो जिस तरह का एक्सप्लोसिव पकड़ा गया आरडीएक्स के साथ साथ 2900 केजी, ये किसी बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम देने के लिए आए हुए थे। दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से इलाके इनके टारगेट पे थे ये भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। ऑलरेडी जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे जो नाम आ रहे हैं, जैसे आदिल से मुजम्मिल तक आए, मुजम्मिल से उमर तक आए, उमर से शाहिदा तक पहुंचे, शाहिदा के बाद उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जम्मू कश्मीर में एक और गिरफ्तारी डॉक्टर मलिक की हुई है। तो ये तमाम जो डॉक्टर्स गिरोह है, डॉक्टर नेक्सस है, इसका क्या कनेक्शन है? फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि बताया जा रहा है दक्षिण कश्मीर से काफी सारे बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, वहां उनके एनरोलमेंट है, वो पढ़ाई करते हैं। क्या और भी यूथ को ये जोड़ रहे थे अपने इस कनेक्शन के थ्रू? तो ये तमाम पहलू है, इस पर सरगर्मी से जांच कर रही है दिल्ली पुलिस, एनआईए, फरीदाबाद पुलिस, गुजरात एटीएस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस। तो अभी कुछ और चौंकाने वाले आपको आंकड़े सामने देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जो सामने आ रहा है, बिल्कुल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है और किस तरह से एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इसमें पूरी तरह से काम कर रहा था, जो कि डॉक्टर्स हैं, पेशेवर हैं, जिन पर आम लोगों की शक की सुई नहीं जाएगी, वो इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। इस एंगल पर भी यहाँ पर जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई नजर आ रही हैं साफ तौर पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये आप देखिए, पहले साजिदा जो ये कानपुर में थी, लखनऊ में पढ़ाती थी, उसके बाद कन्नौज में भी इसका कनेक्शन देखने को मिला, फिर उमर का 3 साल से वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। तो ये जो व्हाइट कॉलर थे इनको कैसे मैनिपुलेट किया गया? इसमें इमरान नाम के एक मौलवी का भी नाम आ रहा है जो श्रीनगर का है और बताया जा रहा है वो भी पहले मेडिकल लाइन में ही था और वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहाँ पर एसोसिएट था। उसी ने इन लोगों को जोड़ना शुरू किया, उसी के भाषण कई जगह रिलीज करते हुए दिखाई दिए और वो इनके थ्रू कुछ और लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाह रहा था, क्योंकि एक दो लोगों से ये काम नहीं होने वाला था, उन्हें पता था, बार बार रैकी की जा रही थी। ऐसा बताया है सूत्रों के हवाले से कि 26 जनवरी में भी इन्होंने ट्राई किया, दिवाली में भी ट्राई किया, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है ऐसे मौकों पर, क्यों पुलिस की सिक्योरिटी जो होती है ज्यादा बड़ी होती है, कहीं ना कहीं ये घबरा गए तो बैकफुट पे चले गए, फिर उन्होंने किसी और दिन को चुना। इस बीच जो है वो जो है इंटेलिजेंस को इस खबर मिल जाती है कि ये इस तरह का एक्सप्लोसिव जो है वो पड़ा हुआ है। जब गुजरात एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उसकी शानिक पे जो है आदिल पकड़ा जाता है, आदिल से मुलज़्ज़िम जो पकड़ा जाता है, उसके बाद ये कड़ी दर कड़ी उमर तक आ जाती है। तो ये जैसे ही इसकी भनक लग जाती है तो उमर को पता था कि उसके पास कोई चारा नहीं है, उसकी गिरफ्तारी 1000% तय है। ऐसे में वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। फरीदाबाद से दिल्ली आते आते तक उसने जो भी उसके टॉप लीडर थे उनसे संपर्क किया, उनके आदेश पे काम किया और क्या उसका इनर कॉन्शियस ये अलाउ करा था कि अब वो इसको खत्म करे, अपने साथ साथ सबूत नष्ट कर दे कि जो आखिरी का खेप उसके पास है, अगर उसके साथ वो डिटेन किया जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है।
ऐसे में उसने इस धमाके को अंजाम दिया। i20 गाड़ी का जो अभी तक जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इस पर अभी भी सवाल है कि ये i20 गाड़ी सलमान से यहाँ तक आई तो इसके कागज क्यों नहीं चेंज हुए। लगातार इन पर जो है वो जांच की जा रही है। ये जो इस तरह का एमुनेशन था, इसको कहां ले जाना चाह रहे थे, कौन कौन से जगह पर इन्होंने स्पॉट किया था, कितनी बार रैकी करी थी, क्या इनके तार विदेशी सरजमी से भी जुड़े हैं, कहीं से इनको और भी ऑर्डर मिल रहे थे, ये सब जांच में निकल करके आएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई वो बहुत ही दुखद रहा। साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं, ये बड़ा मंजर क्रिएट करने का इनका इरादा था, कहीं ना कहीं इसमें ये असफल रहे। एक छोटी वारदात को ही अंजाम दे पाए ये, नहीं तो ये जो इनके पास एमुनेशन था, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इनके मंसूबे कितने भयंकर थे और ये क्या कुछ कर सकते थे। बिल्कुल। अब मुकेश, यहाँ पर राजधानी दिल्ली के इस ब्लास्ट में फरीदाबाद, हरियाणा का मेवात, कश्मीर, लखनऊ, तमाम शहरों से इस वारदात के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इस वक्त शाहीन से जिस तरह से पूछताछ चल रही है और हर वक्त नए खुलासे हो रहे हैं, ये भी सवालों में घेरे। किस तरह से इस वक्त हम तमाम एजेंसियों का समन्वय देख रहे हैं और क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है, किस तरह से मीडिया को भी और ज्यादा जानकारी इस पूरे घटना को लेकर इस वक्त मुहैया कराई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एजेंसीज को इसकी भनक लगती है, सबसे पहले गुजरात एटीएस को भनक लगती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद आदिल को उठाया जाता है जम्मू कश्मीर। आदिल और शाहिदा को यहाँ से लेकर के जाती है। आदिल की गिरफ्तारी, आदिल के शिनाख्त पे फिर और लोगों के नाम आते हैं, उसके बाद उमर का नाम आता है। तो धीरे धीरे ये खबरें मीडिया में आई, मीडिया को भी पता लगी, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं रख सकते। एजेंसीज ऐसे जो है वो इफेक्ट होती है, अगर आप सारी खबरें बता देंगे तो जो भी के सरगना है वो विदेश में बैठे इनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो सतर्क हो जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो जो खबरें आती हैं वो रुक रुक करके आती हैं, जैसे जैसे अरेस्टिंग होती है उसका पता लगता है, उन कनेक्शन से आप उसको कनेक्ट करते हैं कि इनका क्या एक दूसरे से कनेक्शन था। आप देखिए जो इनके मंसूबे थे, इनका जो एजेंडा था, इनका एजेंडा था कि किसी बड़े हादसे को यहाँ पर तब्दील करना, किसी बड़ी वारदात को, आतंकवादी हमले को तब्दील करना। और आप देखिए 14.5 साल हो गए हैं जब से ये करंट रिजीम चल रहा है, इसमें एक भी दिल्ली में धमाका देखने को नहीं मिला। यानी 2008 में सिलसिलेवार धमाके होते हैं, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा धमाका या ऐसा बम ब्लास्ट नहीं हुआ। लगातार पुलिस ने किसान आंदोलन में हमने देखा कि धरपकड़ करी, ऐसे एलिमेंट्स आए, उनको पकड़ा, लगातार ये टारगेट पे रहे। तो पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी और ये एक्सप्लोसिव एक दिन में नहीं इकट्ठा किया गया, इसको थोड़ा थोड़ा करके अदर रूट्स से यहाँ पर लाया गया। अब यही जांच करने वाली बात है कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या ये खाली डॉक्टर गैंग था या डॉक्टर गैंग के नीचे भी कोई एक और लेयर थी जो इसमें एक्टिव थी, इनके और कोई स्लीपिंग सेल्स थे जो इसमें एक्टिव थे, जिनसे ये धीरे धीरे करके इन सारे के सारे एक्सप्लोसिव को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे और वहां से इनका क्या रूट मैप था। इनके साथ जो इनके दस्तावेज इन्होंने फ्रीज किए हैं, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल है। आपको देखिए जिस तरह से वहां पर जब ये पकड़ा जाता है अमोनियम नाइट्रेट, उसके साथ साथ आपको घड़ी स्टॉप वॉच भी मिलती है, जिससे आप टाइमर वॉच जो मिलती है, जिससे आप इसको टाइम करते हैं इस धमाके को करने के लिए। ये सब चीजें थी, लेकिन आनंद फानंद में उमर ने इसी पीछे जहां ये व्हाइट कलर का टेंट है यहाँ पर आकर के एक्सप्लोसिव किया। अपने आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। उसको मुझे लग नहीं रहा था कि समझ में आ रहा होगा, उसके पास कोई चारा नहीं था, उसको पता था कि उसका जो हश्र बुरा होने वाला है, पकड़ा जाने वाला है, कुछ ना कुछ उसके साथ बड़ा होने वाला है। ऐसे में उसने एक लास्ट कॉल लिया और इसको पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव कर दिया। चूंकि बाजार का वक्त था, शाम 6:52 की एक घटना थी। काफी ये रोड जो है अभी ये सुनसान पड़ा है, नहीं तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं आम दिनों पे आपको दिखती है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। पूरे एशिया से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर बाजार से सामान खरीद के ले जाते हैं, लोग आम अपनी रोजी रोटी यहाँ से चलाते हैं। तो बड़ा बिजी ये स्ट्रीट है, बड़ा बिजी बाजार है। ऐसे में उसने इसको चुना और यहाँ पर इस धमाके को अंजाम दिया। बिल्कुल। इस वक्त अगर हम जानने की कोशिश करें क्या कुछ स्थिति है जो जहां पर ये वारदात हुई, घटना हुई, पूरा कॉर्डन ऑफ किया होगा एरिया, लेकिन जैसे मुकेश आप बता रहे हैं कि बहुत ही व्यस्त, एक बहुत ही मशहूर मार्केट्स में से एक एरिया है, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से वहां पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, और साथ ही साथ जो हताहत हुए हैं इस घटना में, इस ब्लास्ट में, उनको लेकर भी क्या कुछ इस वक्त अपडेट आ रहा है? बिल्कुल जया, ये जो इस समय मैं आपको देखिए कि मेरे ठीक राइट साइड में दिगंबर जैन मंदिर है, फिर आगे मंदिर है और उसके साथ गुरुद्वारा है। ये वो इलाका है, यहाँ से ही आप राइट में लाल किले के लिए जाते हैं और लेफ्ट में आप भागीरथ पैलेस की मार्केट में घुस जाते हैं, फिर मोबाइल मार्केट, साइकिल मार्केट। लेकिन अभी ये तमाम जो फ्रंट की मार्केट है ये बंद कर दी गई है। आपको पीछे के रास्ते से ही बाजार में जाना होगा। कुछ पीछे की मार्केट्स को खोला गया है ताकि जो रूटीन में काम चलता रहे, खरीदार अपनी खरीदारी कर पाए। साथ ही साथ क्योंकि वेडिंग फेस्टिवल है और
भी सीजन चल रहे हैं, ऐसे में और तरह के लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन ये जो रोड है ITO की तरफ से, अगर आप पुरानी दिल्ली की तरफ जाएंगे रेलवे स्टेशन तो पूरा बंद कर दिया गया है। सुनहरी बाग जो है मस्जिद है वो बंद कर दी गई है, जामी मस्जिद से इधर भी आप नहीं आ सकते हैं। तमाम जो एरिया बंद है, राइट साइड का ये एरिया जो लाल किले की तरफ जाता है ये बंद है। तो बंद करके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किसी तरह से बाधित ना हो। FSL की टीम जो लगातार 2-3 दिन से यहाँ पर थी, NIA की थी, NSG की टीम थी जो लगातार साक्ष्य और सबूत जुटा रही थी, किसी तरह से उसको नुकसान ना पहुंचे तो उस पर भी नजर रखी गई थी। और हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं एडमिट हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी बॉडी उनके फैमिलीज को हैंडओवर कर दी गई है। जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है उनका DNA के थ्रू आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि इस एक्सप्लोसिव में लोग जल गए हैं, झुलस गए हैं, तो उनकी रिकवरी में टाइम लगेगा। टाइम कितना होगा ये मेडिकल टीम बताएगी, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश है। LNJP एक बड़ा हॉस्पिटल है और उनके पास वो तमाम इक्विपमेंट है कि वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाए। और सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर पेशेंट का ख्याल रखा जाएगा, उनको बचाने की हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन आतंकवादी जो भी इसके पीछे, अगर कोई भी आतंकवादी संगठन है तो उनको तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये संदेश तो हाई अथॉरिटी से आ चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार विभिन्न तारों को जोड़ते हुए और तफ्तीश जारी है, लगातार गिरफ्तारियां यहां पर हो रही है और हर वक्त दिल्ली कार बम धमाके में नई अपडेट्स और खबरें आ रही हैं जिनको लेकर लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कार धमाके के बाद जांच एजेंसियां तफ्तीश में जुटी हुई हैं और कश्मीर में आज सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने कुलगाम और सोपोर में करीब 225 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं आज श्रीनगर से हिरासत में लिया गया कुलगाम का एक अन्य डॉक्टर तजामुल मलिक। तो लगातार गिरफ्तारियां भी जारी हैं यहां पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। के बाद स्वागत है। भूटान की 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। बेहद सफल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भूटान यात्रा। दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देती और मजबूती प्रदान करती इस यात्रा ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दूसरे दिन वहां के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग और कनेक्टिविटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत भूटान साझेदारी को नई ऊंचाइयां तक ले जाने पर बल दिया। गेलफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना की प्रगति की सराहना की। साथ ही भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उनके व्यापक प्रयासों पर भी चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दूसरे दिन थिम्फू के चांग लिमथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में हिस्सा लिया। ये 3 दिवसीय महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का व्यापक अनुष्ठान है जो आत्मज्ञान हासिल करने के लिए विशिष्ट ध्यान साधना करने की शक्ति प्रदान करता है। कालचक्र दीक्षा समय ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव के मिलन का प्रतीक है।
कालचक्र अभिषेक समारोह की अध्यक्षता परम पूज्य जे खेम्पो कर रहे हैं। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के साथ कालचक्र कला और कलाकृतियों की प्रदर्शनी और कालचक्र पर विस्तृत संगोष्ठियां भी आयोजित की गई। कर्नाटक में गन्ना किसान एक बार फिर सड़कों पर है। आज राज्य सरकार से नाराज गन्ना किसानों ने कर्नाटक के बागलकोट में प्रदर्शन किया। किसानों ने विजयपुर बेलगावी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गन्ना किसान 3,500 रुपए प्रति टन गन्ने के दाम तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दर निर्धारण की प्रक्रिया अभी तक पूरी न होने से नाराज हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों को जाम करने की चेतावनी भी दी। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में अपने उन्नत चिकित्सा प्रतिक्रिया कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक फील्ड अभ्यास किया। इस दौरान चिकित्सा दल ने दुर्गम परिस्थितियों में स्वसंचालित चिकित्सा केंद्र स्थापित किया और आपात स्थिति में जीवन रक्षक उपचार तथा घायलों की स्थिरता की प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया। दिल्ली डिफेंस डायलॉग को संबोधित करते हुए आज इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि तकनीक इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सहयोग देने के लिए है। अब भारतीय सेना मानव केंद्रित तकनीक अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां इंसान को एआई से सशक्त किया जाए। रचनात्मकता, सहानुभूति और डेटा को निर्णयों में बदलने की क्षमता, ये सब मानव के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। Industry 4.0 has moved to Industry 5.0. What was 4.0? 4.0 when the AI, quantum and all this was being talked about. But the 5.0 has realized that the rebalancing is required to bring in the human element. That is, technology is there not to replace human but to support them. What it means, it's a melange of the ecosystem and the technology. Both have to meet. Now, why it is important for us, especially for the Indian Army, because as far the Mask of War book is concerned by Carl Bilder, it says the USPs which are there for the Air Force is of course the technology, and for the Navy its platform. But in case of Army, it's always the word over is the human resource. वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब वे घर पर स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। परिवार की ओर से जारी बयान में मीडिया और जनता से किसी भी तरह की अटकलों से परहेज करने और धर्मेंद्र और उनके परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की गई है। परिवार ने उन सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने धर्मेंद्र के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना की है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि आज सुबह अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब उनका स्वास्थ्य लाभ घर पर जारी रहेगा। धर्मेंद्र जी देओल आज प्रातःकाल 7:30 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनके घर वाले उनका ध्यान रख रहे हैं घर पे, और उनका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और रिकवरी जारी रहे, यही प्रार्थना करिए। आज विश्व निमोनिया दिवस है। जानते हैं कि किन लोगों में निमोनिया होने पर गंभीरता हो सकती है और बचाव के लिए क्या किया जाए। निमोनिया का संक्रमण काफी लोगों को प्रभावित करता है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है जिसके कारण फेफड़ों में सूजन की स्थिति बन जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। निमोनिया के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगर हम डेटा देखें तो निमोनिया इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बच्चों में भी, 5 साल की कम की उम्र में, और बुजुर्गों में। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो फेफड़ों में होता है। वायरस के कारण भी हो सकता है। हमने कोविड में देखा कि लोगों को वायरल निमोनिया हुआ था। बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। नॉर्मली इसमें बुखार होता है, साथ में खांसी होती है, सूखी खांसी भी हो सकती है, खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है, सांस की तकलीफ होने लगती है, और साथ साथ और लक्षण होते हैं जैसे पसीना आना, एकदम भूख कम हो जाना,
और कई निमोनिया हैं जो और ऑर्गन्स में भी असर कर सकते हैं, जिसके कारण उल्टी आ सकती है, लिवर पे भी असर पड़ सकता है। निमोनिया मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से होता है। ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण हो सकता है। यदि निमोनिया का कारण बैक्टीरिया हो तो एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा उपचार किया जाता है। श्वसन रोगियों में निमोनिया होने पर जटिलताएं और गंभीरता अधिक हो सकती है। कई वायरल निमोनियाज होते हैं जिसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, और बहुत हद तक एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ इसलिए होता है कि वायरल निमोनिया में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर पता चले कि किस वायरस के कारण है तो उसकी ट्रीटमेंट है। अगर इन्फ्लुएंजा के कारण है तो हमारे पास उसकी एंटी फ्लू की दवाई भी है। कोविड के लिए अगर है निमोनिया हो रहा है तो कोविड की दवाई है। अगर बैक्टीरिया के कारण है तो उसके लक्षण देख के फिर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। शिशु और बच्चे, वृद्ध लोग, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, धूम्रपान करने वाले या श्वसन रोगी, इन सभी में निमोनिया से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है और यदि निमोनिया हो जाए तो उसकी गंभीरता भी बढ़ जाती है। रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, स्पेशली जब मौसम बदल रहा होता है और वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी है तो उसके संपर्क में ना आए, 2 गज की दूरी बना के रखें। और अगर ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ भीड़ है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो एक मास्क लगा के ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर हम ध्यान रखें, उसको जल्दी पिकअप करें। निमोनिया की कई वैक्सीन्स हैं जो हम बच्चों में या अडल्ट्स में लगाएं तो निमोनिया से बचाव हो सकता है। निमोनिया के लक्षण समय पर पहचान लिए जाए तो उपचार किया जा सकता है। गंभीरता न बढ़े, इसके लिए निमोनिया का जल्द और सही इलाज करवाना आवश्यक है। सर्दियों के मौसम में विशेष सावधानी रखें जिससे निमोनिया से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बदलते मौसम में खुद का रखें ध्यान और खुद इलाज ना करें। समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।